तो देखिए आप प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम के क्वेश्चंस आपको कहा था कराने को। एक बार थ्योरम देखें। व्हाट इज द थ्योरम? थ्योरम आपको पता ही है, पी ई आई बाई ए, इनवर्स प्रोबेबिलिटी ए बाई ई आई, पिछले लेक्चर में काफी डिटेल में कराया है, अपॉन समीशन पी ए बाई ई जे, पी ऑफ ई जे J equal to 1 to n. This is Bayes theorem for any I 1, 2, 3 up to n. PEI by A. This is called as probability of EI when A has occurred. Posterior probability of EI. ये EI की posterior probability है. PEI by A, PA by EI into PEI upon sigma P A by E J into P of E J. P of E I का मतलब है probability of prior probability of E I. मतलब मैंने जैसे आपको बताया पहले लास्ट लेक्चर में बताया कि आपको ये पता लग गया कि बॉल रेड है लेकिन किस पर्टिकुलर बैग में से आई, तो बेस ने उसके लिए जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज किया। विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिस रिजल्ट इज प्रूव्ड, और इसका प्रूफ भी मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया। आई हैव प्रूव्ड इट प्रॉपर्ली। तो इसके क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन आपको करा भी दिया था। इसमें देखें जो इनके नाम है उसके रिगार्डिंग देख लें। फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी बुक में भी दिया है, मैं बता रहा हूं। फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड व्हेन बेस थ्योरम इज अप्लाइड। बेस थ्योरम इज अप्लाइड, जब बेस थ्योरम अप्लाई की जाती है तो फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड व्हेन बेस थ्योरम इज अप्लाइड। बेस थ्योरम जब अप्लाई की जाती है, following terminology is used. The events E1, E2, E3, En, E1 से लेकर En तक are called as hypothesis. इन इवेंट्स को हाइपोथेसिस कहा जाता है। इवेंट्स E1, E2, E3, En, they are called as hypothesis. The probability PEI is called as priori probability of EI. P of EI is called as priori probability of EI. Priori probability of EI कहते हैं P of EI को, and P of EI by A, P of EI by A को कहा जाता है, P of EI by A is called as POS, posteriori posteriori का मतलब बाद की probability, priori P of EI को priori probability, posteriori probability of hypothesis EI. Following terminology is used when Bayes theorem is applied. Events E1, E2, E3, En. E1 से लेकर En को hypothesis कहा जाता है. They are called as hypothesis. The probability P of EI. P of EI को कहते हैं priori probability of EI. It is priori probability of EI. P of EI by A. इसको कहते हैं posteriori probability of hypothesis EI. It is posteriori hypothesis है EI का, बाद की probability. तो ये बेस थ्योरम का प्रूफ भी आपको करा दिया था। वही बात है, इसमें बार बार ढंग से समझने, एक क्वेश्चन करा दिया था, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेन है, इसको कहते हैं कि बॉल आपकी आ गई, अब ये बताना है कि आपको किस पर्टिकुलर बैग में से आई। तो उसके लिए बेस ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज किया, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट ही हैज प्रूव्ड दिस बेस थ्योरम। प्रूफ आपको 2 बार करा दिया मैंने, 13th लेक्चर में भी कराया, पिछले लेक्चर में भी प्रूफ कराया। सो दिस इज प्रूफ ऑफ बेस थ्योरम, और ये बेस थ्योरम है। अब इसके बाद आपका Bayes theorem is also called as formula for probability of causes. Bayes theorem is also called as formula for probability of causes. Formula for probability of causes. It is also called as formula for probability of causes.
प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेज के लिए फॉर्मूला है, इसको बेस थ्योरम इसलिए भी कहा जाता है। उसका रीजन है सिंस जो EIs, जो जितने भी E1, E2, E3 EIs हैं, दे आर पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस S। EIs आर पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस S। S पार्टीशन के सैंपल स्पेस के पार्टीशन है। वन एंड ओनली EIs, जितने भी EIs हैं, दे आर पार्टीशंस ऑफ सैंपल स्पेस S। सैंपल स्पेस S के पार्टीशन है। पार्टीशन का मतलब सबका यूनियन सैंपल स्पेस है। वन एंड ओनली वन ऑफ EI, मतलब इसका क्या मतलब पार्टीशन का, वन एंड ओनली वन ऑफ EI अकर। ये लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। EI, E1, E2, E3, EN पार्टीशंस ऑफ सैंपल स्पेस। इसका क्या मतलब, जब बॉल आप किसी बैग से ड्रॉ करेंगे तो दोनों बैगों से करेंगे, या एक बैग से, मतलब 4 बैग है, एक से करेंगे, दूसरे से करेंगे, तीसरे करेंगे, चौथे करेंगे, मतलब वही बात है कि वन एंड ओनली वन ऑफ EI अकर, सिर्फ और सिर्फ एक EI अकर करेगा, वन एंड ओनली वन। और EI जो है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस है, वन एंड ओनली वन ऑफ EI अकर, सिर्फ और सिर्फ एक EI अकर करेगा। इसका क्या मतलब है, वन एंड ओनली वन ऑफ EI अकर, मतलब एक ही बैग लेंगे आप, उसमें से बॉल निकालेंगे, दैट इज वन ऑफ इवेंट मस्ट अकर। कोई एक इवेंट होना चाहिए एंड ओनली, और साथ में एक और है, वन ऑफ द इवेंट मस्ट अकर एंड ओनली वन कैन अकर, मतलब दैट इज वन ऑफ इवेंट मस्ट अकर, मतलब वन एंड ओनली वन ऑफ EI अकर्स, वन एंड ओनली वन ऑफ EI अकर्स। इसका मतलब है दैट इज वन ऑफ द इवेंट मस्ट अकर, सिर्फ और सिर्फ एक EI होना चाहिए, वन एंड ओनली, मतलब वही बात है कि एक ही बैग आएगा, एक ही बैग में से बॉल निकालेंगे तभी बॉल निकलेगी, तो वन एंड ओनली वन ऑफ EI अकर, सिर्फ और सिर्फ एक EI होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, वन एंड ओनली वन ऑफ EI अकर्स, वन ऑफ द इवेंट्स मस्ट अकर एंड ओनली वन कैन अकर। मतलब इस बात को उसने दो तरीके से बोला कि वन एंड ओनली वन ऑफ EI अकर्स। इसका क्या मतलब है, समझे बात को, थ्योरी ध्यान से क्लियर करें। वन ऑफ द इवेंट्स मस्ट अकर, इनमें से एक इवेंट होना चाहिए, एंड ओनली वन कैन अकर, और सिर्फ एक ही होगा। तो ये है, तो दिस इज द थ्योरी। और इसमें एक और बात है, हेंस, इसलिए हेंस अबव फॉर्मूला, जो ये फॉर्मूला है, गिव्स अबव फॉर्मूला गिव्स probability of particular EI। अब वो फॉर्मूला किसी पर्टिकुलर EI की प्रोबेबिलिटी, को पर्टिकुलर बैग आपने सिलेक्ट किया, बात समझे, वन एंड ओनली वन ऑफ EI अकर, सिर्फ और सिर्फ एक EI अकर करेगा। इसका मतलब है वन ऑफ द इवेंट मस्ट अकर, एक इवेंट अकर करना चाहिए, एंड ओनली वन कैन अकर, और सिर्फ एक ही अकर करेगा। तो हेंस अबव फॉर्मूला गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर EI। अब फॉर्मूला जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर EI देगा when event A has occurred, when A has occurred, जब A हो चुका है। तो कंडीशन लगेगी बैग पर, बॉल आ चुकी है, बॉल का कलर पता है, बैग पर कंडीशन लगेगी। वह फॉर्मूला गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर EI, जो वह फॉर्मूला है, इट विल गिव प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर EI when event A has occurred, जब इवेंट ए आपका हो चुका है। तो ये है बेस थ्योरम। इसकी मैंने आपको जो थ्योरी थी बुक से, NCERT से बताया सारा, ताकि आप NCERT पढ़ें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कैसे। तो एक बार दोबारा मैंने करा दिया। इसमें बेस थ्योरम में E1, E2, E3 दे आर कॉल्ड एज हाइपोथेसिस। PEI इज कॉल्ड एज प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ EI। PEI बाय E इज पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ E, बाद की प्रोबेबिलिटी। और सिंस EIs आर पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस S, ये सैंपल स्पेस S के पार्टीशन है, तो वन एंड ओनली वन ऑफ EI अकर्स, सिर्फ और सिर्फ एक EI अकर करेगा। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को थ्योरी में आती है, बेस थ्योरी की थ्योरी समझने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। वन एंड ओनली वन ऑफ EI अकर, पार्टीशन है तो सिर्फ एक अकर, दैट इज वन ऑफ द इवेंट मस्ट अकर, एक इवेंट जरूर होना चाहिए, एंड ओनली वन कैन अकर। इसका क्या मतलब है, वन एंड ओनली वन ऑफ EI अकर, only one of the event must occur and only one can occur। तो अब फॉर्मूला गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर EI। तो अब फॉर्मूला जो है इट विल गिव प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर EI, जो ये फॉर्मूला है इट विल गिव प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर EI। तो ये जो फॉर्मूला है किसी पर्टिकुलर EI की प्रोबेबिलिटी देगा when A has occurred। So that is why it is called as, that is a cause। प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर EI का मतलब है that is a cause, reason।
इट विल गिव प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर EI, पर्टिकुलर EI की प्रोबेबिलिटी देगा। हेंस our formula is also called as probability of causes। तो बेस थ्योरम आपको करा दी, अब बार बार मैं थ्योरी नहीं कराऊंगा, 3 लेक्चर में मैंने आपको थ्योरम ढंग से एक्सप्लेन की बार बार। अब इसके क्वेश्चंस आप देखिए, बुक के क्वेश्चंस में ले रहा हूं सबसे पहले। तो सबसे पहले 2 सॉल्व्ड एग्जांपल है दैट आई एम टेकिंग। तो ये एग्जांपल देखिए आप, एक तो वही है जिस टाइप का पीछे कराया था। बैग 1 कंटेन्स 3 रेड and 4 black balls, while another bag 2, और जो दूसरा बैग है it contains 5 red and 6 black balls। One ball is drawn at random from one ball is drawn at random from one of bags। दोनों में से किसी में से एक बॉल रैंडमली ड्रॉ की एंड फाउंड टू बी रेड, और ये पता लग गया कि वो रेड एंड फाउंड टू बी रेड। वन ऑफ द बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, दोनों में से किसी में से रैंडमली एक बॉल ड्रॉ की और ये किसी बैग में से, और ये बॉल का कलर पता लग गया रेड है। वही बात आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉज। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्योंकि बार बार मैं फॉर्मूला नहीं कराऊंगा, अब सीधा अप्लाई करूंगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, बुक का सॉल्व्ड एग्जांपल है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखिए बुक का सॉल्व्ड एग्जांपल है, इसके बाद एक और सॉल्व्ड एग्जांपल है वो कराऊंगा, और देन वी विल डू सम अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। तो ये देखिए आप ध्यान दें थोड़ा सा। पहले बैग में 3 रेड हैं 4 ब्लैक है, दूसरे में 5 रेड है 6 ब्लैक है। रैंडमली एक बॉल ड्रॉ की और पता लग गया कि वो रेड है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। तो मतलब इवेंट पहले हो लिया, हमें बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पर्टिकुलर EI दैट इज ए कॉज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेस। तो देखिए लेट E1 बी इवेंट दैट फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड। E1 है कि पहला बैग सिलेक्ट किया, and E2 be the event that second bag is selected। अब एक बैग लेंगे या दूसरा लेंगे, दोनों में से एक बैग लेंगे, ऐसा तो है नहीं कि दोनों बैग लेंगे। एंड वन एंड ओनली वन कैन अकर, और एक ही होगा दोनों में से, एंड दे आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तो सम वन होगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों की बैगों की प्रोबेबिलिटी सेम लेते हैं, P of E1 is equal to P of E2, मतलब दोनों बैगों की प्रोबेबिलिटी सेम लेते हैं तो हाफ आएगा। तो E1 is the event that first bag is selected, E2 is the event that second bag is selected। तो here P of E1 half, P of E2 half, P of E1 half, P of E2 half। दोनों में से कोई एक बैग सिलेक्ट करेंगे, या पहला या दूसरा, दोनों तो इकट्ठे करेंगे नहीं, या एक लेंगे या दूसरा लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी दोनों की सेम लेते हैं, मैंने आपको बताया था बेस थ्योरम में इक्वली लाइकली लेते हैं। ये इस थ्योरम पर कॉन्ट्राडिक्शन है, जो कॉन्ट्राडिक्शन होती है क्योंकि वो भी थ्योरी साइंटिस्ट देता है। तो वही बात है कि P of E1 P of E2, क्योंकि P of E1 plus P of E2 1 होगा और दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम लेंगे, तो P of E1 half P of E2 half। तो ये आगे E1 is the event first bag is selected, E2 is the event second bag is selected, and let E be event that ball is red, कि बॉल आपकी रेड है। तो वही बात आ गई P of E by E1, P of E by E1 का मतलब बॉल इज रेड, बॉल रेड है, पर रेड पर कंडीशन लगे कि पहले बैग से निकाले। तो पहले बैग में 3 रेड हैं 3/7। P of E by E2, बॉल रेड है पर दूसरे बैग से निकाले, दूसरे में 5 रेड हैं 5/11। P of E1 P of E2 दिया है, अब आपको निकालना क्या है, इट इज गिवन बॉल इज रेड, ये पता लग चुका है कि बॉल रेड है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी बैक की निकालनी है जो इवेंट पहले अकर कर चुका है, आफ्टर द इवेंट दैट हैज अकर। तो इवेंट पहले हो चुका है कि ये पता लग चुका है कि बॉल रेड है, मतलब E और बैक पर कंडीशन लगी इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, मतलब E2 by E, बॉल इज रेड बट इट इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग E2 by E। तो यूजिंग बेस थ्योरम इनवर्स लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ये तो निकालना है। तो वही बात है, बेस जो बेस में थ्योरम प्रूव की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करके की।
तो प्रूफ तो आपको पहले कराया ही, तो इसको क्या लिखेंगे? प्रूफ आपको पता है P ऑफ E by E2 इंटू P इंटू अपॉन P ऑफ E by E1 P E1 E by E2 P E2। तो बस वैल्यूज डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो ध्यान दें थोड़ा सा, सारा डाटा आपके सामने है। यू पुट द वैल्यूज, देखो P ऑफ E by E1 3/7 इंटू हाफ, E by E2 आएगा सॉरी 5/11, 5/11 E by E2 5/11 इंटू P ऑफ E2 हाफ अपॉन P E by E1 3/7 इंटू हाफ, E by E2 5/11 इंटू हाफ। तो ध्यान दें 1/2 से 1/2 कट जाएगा, कंसंट्रेट करें थोड़ा, देखिए यहाँ 5/11 5/11 तो नीचे आएगा 77 33 35 5/11 77/68 तो 35/68। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 35/68। तो नोट करें, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट 35/68। ये देखें आप, तो ये प्रोबेबिलिटी आई 35/68। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 35/68। तो ये प्रोबेबिलिटी है, देखें आप, ध्यान दें, दिस इज द आंसर। तो ये आपका सॉल्व एग्जांपल हुआ। एक और एग्जांपल है, ये 2-3 बार सीबीएसई बोर्ड में है, जो मैं आपको अभी करा रहा हूँ। इसके बाद फिर एक और क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दें थोड़ा सा। गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं, 1, 2 and 3, each containing 2 coins। हर एक में 2 कॉइन्स हैं। इन बॉक्स 1 both are gold, both are gold coins। in box 2 both are silver coins, दोनों सिल्वर हैं। and in box 3 one is gold and one is silver। एक गोल्ड है और एक सिल्वर है। ए पर्सन चूजेस बॉक्स एट रैंडम, एक बॉक्स को रैंडमली सिलेक्ट करता है, एंड टेक्स आउट ए कॉइन, और एक कॉइन को निकालता है। इफ कॉइन इज ऑफ गोल्ड, अगर कॉइन गोल्ड है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? दैट अदर कॉइन इन बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड, कि दूसरा कॉइन भी गोल्ड है। तो ध्यान दें, 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं, 1, 2, 3, दो कॉइन्स हैं सब में। पहले बॉक्स में दोनों गोल्ड हैं, तो देखें बॉक्स 1, आप लिखें बॉक्स 1 2 गोल्ड कॉइन्स, बॉक्स 2 both silver coin, 2 silver coins, box 3 1 gold 1 silver। तो पर्सन ने कोई भी बॉक्स रैंडमली चूज किया और उसमें से कोई कॉइन निकाला, और हमें ये पता, अब कॉइन गोल्ड है, तो ये बताना है कि बॉक्स में दूसरा कॉइन भी गोल्ड है। अभी क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ज्यादातर ये पूछा जाता है कि बैक की प्रोबेबिलिटी बताओ। इसमें बोला भी कॉइन है और बोला भी कि गोल्ड की दूसरे कॉइन की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो अपना दिमाग लगाएं थोड़ा। ये जब कॉइन निकल पता लगा तो पता लगे गोल्ड है। अब बताना है कि दूसरा कॉइन भी गोल्ड है। यूज योर कॉमन सेंस। ऐसा एक ही बॉक्स है जिसमें दोनों गोल्ड है, और वो बॉक्स 1। इसका क्या मतलब है? बॉक्स 1 में दोनों गोल्ड है, इसका मतलब है दूसरा कॉइन जाएगा उसी बॉक्स में से आएगा, क्योंकि एक कॉइन तो गोल्ड है,
तो एक ही बॉक्स है जिसमें दोनों गोल्ड है। इसका मतलब है इनडायरेक्ट वे से वो क्या पूछ रहा है, ही इज आस्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स, वो बॉक्स की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ही इज आस्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स, जो क्वेश्चन में है वो बॉक्स की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। तो क्या करेंगे, लेट even be the event that first box is selected, कि पहला बॉक्स सिलेक्ट हुआ। E2 be the event that second box is selected, and E3 be the event that third box is selected। अब ये आपको पता है या तो पहला बॉक्स होगा या दूसरा होगा या तीसरा होगा, तीनों में से कोई ना कोई एक बॉक्स वो लेगा, आइदर फर्स्ट बॉक्स और सेकंड और थर्ड। तो वन ऑफ द इवेंट विल नेसेसरली अकर, तीनों में से कम कोई ना कोई एक, और ओनली वन एंड ओनली वन अकर होगा तो एक ही बॉक्स, सारे बॉक्स तो लेंगे नहीं, एक ही बॉक्स लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, दे फॉर्म ए पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। वन एंड ओनली वन कैन अकर, सिर्फ एक ही होगा, ऐसे तो नहीं दोनों बॉक्स लेंगे, एक ही बॉक्स से निकलेंगे। पता लगा कॉइन गोल्ड है, दूसरा कॉइन भी गोल्ड है, वो किस बॉक्स में, पहले में। तो इनडायरेक्ट वे से पूछना चाहता है बॉक्स की प्रोबेबिलिटी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3-4 बार सीबीएसई बोर्ड में है, तो ध्यान दें। तो ई इवेंट है कि फर्स्ट बॉक्स, E2 है कि सेकंड बॉक्स, E3 है थर्ड बॉक्स। तो लेट ई बी द इवेंट, ई बी इवेंट दैट कॉइन इज गोल्ड। ई इवेंट मान लेते हैं कि कॉइन आपका गोल्ड है, ई बी द इवेंट दैट कॉइन इज गोल्ड। ई हमने वो इवेंट मान लिया कि कॉइन आपका गोल्ड है। तो कॉइन पर कंडीशन लगी बॉक्स की, कॉइन गोल्ड निकालना पर पहले बॉक्स से निकालना है, दो गोल्ड है तो गोल्ड ही आएगा, 2/2 1 P E by E2। E by E2 का क्या मतलब है कि हमें पता है कि दूसरे बॉक्स पर, बॉक्स का पता है हमें कि बॉक्स दूसरा बॉक्स लिया, गोल्ड पर कंडीशन लगी बॉक्स की, कॉइन गोल्ड है लेकिन दूसरे बॉक्स में से लिया, दूसरे बॉक्स में कितने गोल्ड है, दोनों सिल्वर है, गोल्ड आएगा 0। P E by E3, ये पता लग गया कि बॉक्स तीसरा है, तीसरा बॉक्स है गोल्ड कॉइन, कॉइन इज गोल्ड, ई पर कंडीशन लगी तीसरे बॉक्स की कि गोल्ड कॉइन तीसरे बॉक्स में से आएगा 1/2। ये देखेंगे डाटा हमें पता लग गया। और E1 E2 E3 तीनों में से कम एक होगा, या तो पहला बॉक्स लेंगे या दूसरा लेंगे, तो वन ऑफ द इवेंट विल मस्ट अकर। तो इसका मतलब सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा, बिकॉज दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, वो आपको बताया था मैंने। और हम हर एक आइडेंटिकल बॉक्स है तो तीनों बॉक्स की प्रोबेबिलिटी सेम लेंगे, हम इक्वली लाइकली लेंगे, बताया था मैंने आपको, तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम लेंगे, पहला बॉक्स भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। तो कहने का मतलब दैट इज P of E1, P of E2, P of E3, also P of E1, P of E2, P of E3 1। इसका क्या मतलब हो गया, तीनों सेम है तो P of E1 1/3 इक्वल टू P of E2 इक्वल टू P of E3, ये हुआ। अब क्या निकालना है, अब निकालना है, लेकिन ध्यान दें, हमें ये पता लग गया कि कॉइन गोल्ड है, कि कॉइन गोल्ड है, ये पता लग गया, ये हमें पता लग गया कॉइन गोल्ड है, मतलब ई इवेंट हो गया, कॉइन इज गोल्ड, बट दूसरा कॉइन भी बॉक्स में गोल्ड है। तो कॉमन सेंस यूज करें, ऐसा एक ही पहला ही बॉक्स है जिसमें दोनों गोल्ड है, मतलब कॉइन गोल्ड है तो प्रोबेबिलिटी निकालने की दूसरा भी गोल्ड है, मतलब आपको बॉक्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी E1/E। तो E1 पर कंडीशन लगी E की, E1/E यूज बेस थ्योरम, इनवर्स लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी E/E1, क्योंकि E1/E निकालना, उसमें देखो E1/E का मतलब है बॉक्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कॉइन गोल्ड है, उसमें किसका यूज होगा, उसमें हम यूज करेंगे कि पहला बॉक्स है और उसमें से गोल्ड कॉइन आया, मतलब इनवर्स लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करके बेस ने थ्योरम प्रूव की थी। तो E1/E will be written as P of E/E1 into P/E1 upon P E/E1 P/E1 E/E2 P/E2 plus E/E3 P of E3। तो ये बेस थ्योरम है, तो सारा डाटा आपके पास है, एंड पुट द वैल्यूज एंड वी विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। तो ध्यान दें, थोड़ा सा देखिए, आप कंसंट्रेट करें थोड़ा सा। सो 1/3 P of E/E1 into P/E1
नीचे सारा P ऑफ E बाई E1 P E1 ये सारा आएगा। तो वैल्यूज डाल के 1/3 अपॉन 1/3 प्लस 1/6। तो इसमें देख रहे हैं आप 1/3 नीचे 6 एलसीएम, तो ऊपर 2 प्लस 1 1/3 6/3 2/3। तो फर्स्ट बॉक्स इज सिलेक्टेड। तो इसका जो आंसर आया आपका दैट इज योर 2/3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। इस तरह से सॉल्यूशन आप नोट करें। सेकंड कॉइन इज आल्सो ऑफ गोल्ड। दूसरा कॉइन भी गोल्ड है, मतलब पहले बॉक्स में दोनों गोल्ड है। तो कहने का मतलब इनडायरेक्ट वे से पहले बॉक्स की वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ही इज आस्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉक्स। सो दिस इज द आंसर। ये सॉल्यूशन आप नोट करें। तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, देखें आप, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज देयर। एक और क्वेश्चन आप देख लें। ये देखिए, ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 times. He throws a die and reports that it is a 6 और वो बोल रहा है कि 6 आया। Find the probability that actually it is a 6। ये देखें, ये आपकी बुक का सॉल्व एग्जांपल है। ये भी बेस थ्योरम का ही क्वेश्चन है, ध्यान दें, थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। ये क्वेश्चन है कि मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 times। 4 में से 3 बार वो सच बोलता है और एक डाई फेंकता है और रिपोर्ट करता है कि 6 आया। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक्चुअली 6 है। तो E मान लेंगे, लेट E बी द इवेंट that he reports 6 occurs। E मानेंगे कि 6 आया। E with the event that he reports, ये रिपोर्ट कर रहा है कि 6 आया। E मान लिया वो इवेंट कि वो रिपोर्ट कर रहा है कि 6 आया। S1 is the event that 6 occurs। S1 है कि 6 आया डाई पे, तो P of S1 1/6। 6 आया तो P of S1 1/6। Even is the event, E be the event that he reports 6 occurs। E इवेंट है कि उसने रिपोर्ट किया कि 6 आया और S1 है कि 6 आया, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। अब आप देखिए निकालना क्या है बेसिकली आपने, व्हाट वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी। उसने रिपोर्ट किया कि 6 आया, ये पर उसने पता लगा, उसने रिपोर्ट बोल दिया कि 6 आया, कहने का मतलब E हो लिया। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली इट इज 6। 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या टाइप है 1/6। हाँ, उसने रिपोर्ट किया कि 6 आया, उसने बोल दिया कि 6 आया। S1 बाई E निकालना बेसिकली आपने। तो बाई, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, बाई बेस थ्योरम P इनवर्स लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी S1 बाई E, E बाई S1 इनटू P S1 P, E बाई S1 P S1 E बाई S2 P S2। तो P S2 क्या होगा कि 6 नहीं आया, 5/6। अब आप ध्यान दें, P ऑफ E बाई S1, E बाई S1 का क्या मतलब, S1 का क्या मतलब है कि 6 आया और E है कि उसने रिपोर्ट किया कि 6 आया। तो E इवेंट माना कि उसने रिपोर्ट किया कि 6 आया। S1 6 आया और उसने रिपोर्ट किया कि 6 आया, इसका मतलब उसने सच बोला। S1 का मतलब है 6 आया, 6 occurs। E है कि रिपोर्ट किया कि 6 आया, उस पर कंडीशन लगी कि 6 आया, मतलब ही स्पीक्स ट्रूथ। आप समझने की कोशिश करें, ही स्पीक्स ट्रूथ। S1 का मतलब है 6 आया और E इवेंट माना मैंने रिपोर्ट किया कि 6 आया, तो E बाई S1 का मतलब है 3/4 और E बस ये बात इसमें समझने। E बाई S2 का मतलब है 1/4। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, इसमें अब आप मैं जल्दी कराऊंगा ताकि आप, क्योंकि मैंने थ्योरी में बहुत टाइम दिया। E बाई S1 3/4 into 1/5/6 आएगा, तो व्हाट यू विल गेट हियर 3/5 + 3 8। तो 3/8 इज द आंसर। तो ये नोट करें, E इवेंट मानना कि उसने रिपोर्ट किया कि 6 आया और S1 है कि 6 आया, 6 occurs। तो P S1 6 आने की क्या है 1/6।
6 नहीं आने की 5/6। PS1 बाई ई उसने रिपोर्ट किया कि 6 आया, एक्चुअली इट इज ए 6, कंडीशन लगी 6 आने पे कि उसने रिपोर्ट किया 6 आया, इनवर्स लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर एंड सॉल्यूशन इज देयर। तो नोट करें आप, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, समझने की कोशिश करें। बेस थ्योरम इन क्वेश्चंस को बार बार देखें, बस इसमें यही है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, तो चीजें थोड़ी क्लियर होंगी तो आपको इजीली समझ आएगा। तो इस ढंग से सॉल्यूशन नोट करें आप, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करेंगे विल बी मोर एंड मोर क्लियर। आपको आईटी का क्वेश्चन भी कराएंगे, एक और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन आपको कराता हूँ, देखिए आप ध्यान दें। ऐसा ही क्वेश्चन है डाई की तरह, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है ये क्वेश्चन, लेकिन मतलब इसमें लगेगी बेस थ्योरम। प्रोबेबिलिटी 13.3 का क्वेश्चन 30, दैट A speaks truth 4/5. A coin is tossed. A reports that head occurs. Find the probability that actually there was head, कि एक्चुअली हेड था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है 13.3 का। तो देखें सॉल्यूशन, देखें इसका, हाउ दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो वही बात है, ए सच बोल रहा है, इसकी 4/5। ए ने रिपोर्ट किया कि हेड आया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, देखें इसमें मान लें लेट ई बी इवेंट दैट ए रिपोर्ट्स हेड अकर्स। ई मान लें कि इन्हें रिपोर्ट किया हेड, एंड एच बी इवेंट दैट हेड अकर्स। एच है कि जब सिक्का फेंका तो हेड आया, ई माना कि रिपोर्ट किया कि हेड आया, रिपोर्ट जो किया वो हेड आया, तो पी एच क्या होगा, हाफ। रिपोर्ट किया कि हेड आया मतलब हेड आ गया, हेड आ गया और रिपोर्ट किया कि हेड आया। ई इवेंट माना कि उसने रिपोर्ट किया कि हेड आया, और एच बोलिए मतलब हेड आ गया और उसने रिपोर्ट किया हेड आया, मतलब उसने सच बोला 4/5। हेड नहीं आया 1 - ½ 1/2। पी ई बाई एच कॉम्प्लीमेंट, हेड नहीं आया और उसने रिपोर्ट किया कि हेड आया, मतलब उसने झूठ बोला 1 - 4/5 1/5 1 - 4/5 1/5। क्लियर करें। अब पूछा क्या है उसने, व्हाट ही वांट टू आस्क। ए ने रिपोर्ट किया कि हेड आया, मतलब रिपोर्ट किया कि हेड आया, वो बता चुका, बट एक्चुअली इट वाज हेड, मतलब h/e। तो यूज इनवर्स लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, p of h e by h complement ph complement। तो e by h that is your 4/5 into 1/2 4/5 1/2 1/5 1/2 4/5। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसी की तरह जैसे डाई वाला, ध्यान से देखें। ई मान लिया कि ए ने रिपोर्ट किया हेड आया, और एच माना कि हेड आया, तो पी एच हो गया हाफ। ई बाई एच, हेड आया, हेड आ चुका, उसने रिपोर्ट किया कि हेड आया, मतलब सच बोला 4/5, और बेस थ्योरम लगा के दिस इज आंसर। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि थ्योरी पे मैंने काफी टाइम दिया, आपको ढंग से सिखा दिया इनवर्स लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, सो आई एम सॉल्विंग द प्रॉब्लम डायरेक्टली। अब ये नहीं है कि उसमें मैं आपको टाइम दूंगा, क्योंकि अब आपको चीजें क्लियर कर दी, मैंने समझा दिया ढंग से, एक चीज एक्सप्लेन कर दी। तो ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चन था बुक का, ये सॉल्व हुआ आपका। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो समझने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था 2005 का, इसमें एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस बेस थ्योरम के नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा आपको। जैसे 12th क्वेश्चन कराऊंगा, एक इसमें 10th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा आपको, 7th क्वेश्चन कराऊंगा। तो इस ढंग से और भी क्वेश्चंस आपको कवर करूंगा मैं, और इसका एक एग्जांपल 20 वो भी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा।
तो आई विल कवर और 17th लेक्चर में आई विल स्टार्ट विद योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बहुत ही ईजी है, बाइनोमियल उससे भी ईजी है, तो 1-2 लेक्चर में हो जाएगा वो, तो ये समझें। तो 2001 का क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था, आप देखें, आपने लिखा होगा, नोट किया होगा कि ए डाई 5 मार्क प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी का उसमें बिल्कुल ये यूज है कि फेवरिंग अपॉन टोटल, परमुटेशन का क्वेश्चन है। एक अनबायस्ड डाई विद फेसेस नंबर 1 2 3 4 5 6 is thrown n times फेंके गए, and list of n numbers shown up is noted. What is the probability among numbers 1 2 3 4 5 and 6 only 3 numbers appear, सिर्फ 3 ही नंबर आए। तो देखें, इस क्वेश्चन में लॉजिक है, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत हाई फाई फार्मूला यूज होगा। तो सबसे पहले टोटल केसेस, व्हेन इट डाई इज थ्रोन n टाइम्स, वो होंगे 6 की n। टोटल केसेस व्हेन डाई इज थ्रोन n टाइम्स। नाउ नंबर ऑफ केसेस दैट ओनली 3 नंबर कम्स, ये ध्यान दें। तो वो कैसे निकलेंगे? सबसे पहले 6 में से कोई भी 3 नंबर आए, कोई भी 3 आ सकते हैं, सिर्फ 3 ही आने चाहिए, तो 6 में से 3 निकाल लीजिए। अब आप देखें, 6 में से 3 नंबर निकालिए, कोई भी वही आने चाहिए बार बार। तो 6 में से 3 जब पहली बार फेंकेंगे 3 में से कोई भी आ सकता है, दूसरी बार फेंकेंगे 3 में से कोई भी आ सकता है, तीसरी बार फेंकेंगे 3 में से कोई भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ हो गए 3 की n, लेकिन 3 की n टोटल केसेस हुए। उसमें ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही नंबर आने चाहिए, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई 2 ही नंबर आए, और वो केस भी आ सकता है कि कोई 1 ही नंबर आए। तो टोटल केसेस हुए 3 की n, उसमें से वो घटा दें कि सिर्फ 2 ही नंबर आए, और उसमें से वो घटा दें सिर्फ 1 ही नंबर आए, तो आ जाएंगे ओनली 3 नंबर कम्स। अब कैसे देखो, 3Cn मतलब पहली बार फेंका 3 में से कोई भी, दूसरा बार फेंका 3 में से कोई भी, तीसरा बार फेंका 3 में से कोई भी, टोटल केसेस 3 के n हुए। अब उसमें से वो घटा दें कि सिर्फ, और उसमें वो केस भी आगे कि सिर्फ 2 ही नंबर आए, और वो केस भी आगे सिर्फ 1 ही नंबर आए। तो मान लो 3 में से कोई भी 2 नंबर आगे, 3C2 आगे कोई भी 2 नंबर आए। अब पहली बार फेंका 2 में से कोई भी, दूसरा बार फेंका 2 में से कोई भी, तो उसमें आएगा 2 की n। लेकिन उसमें वो केस भी आएगा जब 1 ही नंबर आएगा बार बार, और या बार बार दूसरा नंबर आएगा, तो 2 केस कम हो जाएंगे, -2 -3C1। उसमें वो केस भी आएगा जब 1 ही नंबर आएगा, 3C1 1 की n। सो दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ केसेस। देखो, 6 में से कोई भी 3 नंबर आ गए, पहली बार फेंका 3 में से कोई भी, दूसरा बार फेंका 3 में से कोई भी, टोटल केसेस हो गए 3 की n। उसमें वो केस में आगे 3 की n में जब सिर्फ 2 ही नंबर आए या सिर्फ 1 ही नंबर आया। मान लो 3 में से कोई 2 नंबर आ गए, 3C2, ठीक है। अब 2 आए, तो उन 2 में ये भी हो सकता है कोई 1 ही नंबर आएगा या दूसरा आएगा, तो टोटल हुआ 2 की n, उसमें से 2 केस घटा दो, माइनस 1 ही नंबर आए, 3C1 1 की n। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये बनेगा 6C3, 3 की n, 3C2 3 होता है, 2 की n -2 -3 अपॉन 6 की n। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो ये ध्यान दें, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ केसेस, मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब ये चीज आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, बस इसके 5 नंबर थे, इतनी सी बात के 5 नंबर थे। आप देखो, ये क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। जैसे देखो, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि 5 balls to be put in 2 boxes such that find number of ways in which 5 balls can be put in 2 boxes such that no box remains empty। कोई डब्बा खाली ना रहे।
देखो पहली बॉल है, पहली बॉल के लिए कितने ऑप्शन है? 2। टोटल नंबर ऑफ वेज बाय विच 5 balls कैन बी पुट इन 2 boxes। पहली बॉल के लिए कितने ऑप्शन है? 2 डब्बे, दूसरी बॉल के लिए 2, तीसरी के लिए 2, चौथी के लिए 2, पांचवी के लिए 2, तो 2 की 5। टोटल नंबर ऑफ वेज बाय विच 5 balls कैन बी पुट इन 2 boxes। उसमें वो केस भी आप देखो, पहली बॉल के लिए 2 ऑप्शन, इसमें डालें उसमें डालें, दूसरी के लिए 2, इसमें वो केस भी आ गया कि सारी बॉलें आपने एक ही डब्बे में डाल दी या सारी बॉलें दूसरे डब्बे में डाल दी। टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए, तो ये 2 की 5 टोटल केसेस हो गए। इसमें से वो 2 केस घटा दें कि सारी बॉलें एक डब्बे में डाल दी, सारी दूसरे डब्बे में डाल दी, तो वो केस आएंगे कोई भी डब्बा खाली नहीं है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, रिक्वायर्ड का मतलब नो बॉक्स रिमेन एम्प्टी, 2 की 5 -2। तो -2 क्यों किया? क्योंकि 2 की 5 हुए टोटल नंबर ऑफ वेज। अब उसमें वो केस भी आ गया जब सारी बॉलें आपने एक ही डब्बे में डाल दी, और वो केस भी आ गया जब सारी बॉलें आपने दूसरे डब्बे में डाल दी, तो वो 2 केस आप कम कर दीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस बन गए 2 की 5 माइनस। तो वही बात है, 6 में से कोई भी 3 नंबर निकालिए, 63 वे से सिलेक्ट होगी, तो पहली बार फेंका 3 में से कोई भी, दूसरा बार फेंका 3 में से कोई भी, तो 3 की एन टोटल हो गई। अब 3 की एन में वो केस भी आ गए कि जब सिर्फ 2 ही नंबर आएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर चाहिए, वो केस भी आ गए जब 2 ही नंबर आए सिर्फ, तो -3C2। अब पहली बार फेंका 2 में से कोई भी, दूसरा बार फेंका 2 में से कोई भी, 2 की एन, लेकिन उसमें वो केस भी आ गया जब एक ही नंबर आएगा और या दूसरा नंबर आएगा, तो -2, या और वो केस कम होगा जब एक ही नंबर आएगा, -3C1 × 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्लास में एक बार आपको फिर ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और एक और क्वेश्चन आपको करने को देंगे। आई विल अगेन रिपीट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसमें सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। अब ध्यान से समझो, जैसे बॉलों वाला मैंने आपको बताया, जैसे बैगर की डोनर है, 5 रिंग्स कैन बी पुट इन 4 फिंगर्स। कितने तरीके से डाल सकते हैं? पहली रिंग के लिए 4 ऑप्शन, दूसरी के लिए 4, तीसरी के लिए 4 की 5। तो 4 की 5 में सारे केस आ गए, सारी रिंग आपने एक ही गुठली में डाल दी, सारी रिंग्स आपने 2 ही गुठलियों में डाल दी, सारी रिंग आपने 3 ही गुठलियों में डाल दी, या सारी रिंग आपने 4 गुठलियों में डाली, तो सारे केस आ गए उसमें। तो वही बात है, ओनली 3 नंबर कम्स। तो आप क्या करें, पहले 6C3 3 नंबर निकाल लें, तो 3 की एन टोटल वेज हुए, उसमें से वो घटा दें कि सिर्फ 2 ही नंबर आए, उसमें से वो घटा दें कि एक ही नंबर आया, तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। सो दिस कंप्लीट्स द टुडेज लेक्चर।